हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ज़ोर शोर से आप सबकी तैयारी चल रही होगी। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th चैप्टर सेकंड, बिजनेस स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्यों करते हैं ये सब? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक आपकी गाइडलाइन है जो आपको बताती है कि आपको मैनेजमेंट करनी कैसी है। ये सारे प्रिंसिपल आपके हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, प्लस इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इफेक्टिव बनाने में, मैनेज करने में, डिसीजन लेने में आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। उन्हें बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दे आर नॉट रिजिड। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो आपका काम अच्छा नहीं होगा, बट ऐसा जरूर है कि अगर प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो जो होना था उससे बेटर को जरूर होगा। तो ये जरूरी क्यों है? प्रिंसिपल इंश्योर करती है हमारी एफिशिएंसी को। लास्ट क्लास में मैंने आपको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के अंदर डिफरेंस बताया था। अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो लास्ट क्लास जाके पहले जरूर देखना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंश्योर करती हैं एफिशिएंसी को, यूनिफॉर्मिटी को, और कंट्रोल करते हैं सारे के सारे मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। अब ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स आ गए जो इतना सारा काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। मेनली आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दो पर्सन ने दिए हैं। एक है हमारे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल हैं, हेनरी फ्योल ने दिए हैं। ये आप याद रखोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल। कौन कौन से प्रिंसिपल है? सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करना? स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेस पे। जिसके पास उस काम को करने की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसको वो वर्क दे दो ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है। काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट में, जिसको जो काम ज्यादा अच्छे तरीके से आता है वो काम उसको दे दो। दैट्स इट। सेकेंड प्रिंसिपल है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो हैंड बाय हैंड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किसी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपको दे दी गई है, तो उसी के साथ साथ आपको उस काम करने के लिए जो अथॉरिटी मीन्स पावर चाहिए, वो जब तक नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। अथॉरिटी मस्ट एनकम्पाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देगी, अथॉरिटी नहीं दी, काम ही नहीं होगा। अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी, पावर बहुत ज्यादा दे दी, काम कुछ है ही नहीं, तो उस पावर का गलत यूज भी हो सकता है। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पैरेलल होनी चाहिए। ये इस प्रिंसिपल के थ्रू बोला गया है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे मतलब ये है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करके चलेंगे, हर अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करके चलेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, टाइम के हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, मैं दोनों को एक ही साथ लेके चलती हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है जहां पे एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपरवाइजर। कमांड देने वाला एक एम्प्लॉय को एक सिंगल पर्सन ही होगा। ये है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एक पर्सन को, एक सुपरवाइजर एक ही कमांड देगा। वहीं पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जितनी भी कमांड दी जा रही हैं उन सब का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिमिलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि हम ग्रुप में मिलकर काम कर सकें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो भी कमांड दी जाएंगी, जो भी वर्क दिया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है तो एम्प्लॉयज की ग्रोथ ऑटोमेटिकली है। गॉट इट?
नेक्स्ट है आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजिबल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये वही चीज आ गई जो हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन करी, समझी है कि इंडिविजिबल का इंटरेस्ट और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट दोनों साथ साथ वर्क करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल सिर्फ अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये है कि इससे ज्यादा काम करवा लो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भला हो जाए, फिर इसको निकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथ इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो ग्रोथ के फैक्टर है, वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के फैक्टर के साथ लिंक होने चाहिए। दोनों का सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मीन्स हियर रिटर्न। रिम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न। जो उसे रिटर्न दिया जा रहा है इन द वे ऑफ पेमेंट, वेजेस, सैलरी, इन एनी वे, वो फेयर होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है वो वही काम कर रहा है, उसी काम को करने के एक पर्सन को मैं 100 रुपए दे रही हूँ और दूसरे पर्सन को सेम वही काम करने के मैं 1000 रुपए दे रही हूँ। नो, रिटर्न मस्ट बी फेयर and equal so that employee motivate to work efficiently and also effectively. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि वर्क की पावर जो है वो आपकी सेंटर में रहनी चाहिए। देखो, हमारे पास हम डेलीगेट करते हैं वर्क को, सभी करते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें काम दे देते हैं, स्कूल्स में सारे बच्चे जाते हैं, स्कूल्स में टीचर्स जो है वो मॉनिटर को काम दे देती हैं। डेलीगेट तो होता है वर्क, लेकिन अगर टीचर ने मॉनिटर को काम दिया है, तो अगर प्रिंसिपल मैम टीचर से पूछेंगी कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो क्या टीचर ये बोल सकती है कि मैडम मैंने तो उस बच्चे को दिया था, उसने नहीं किया, तो मैं क्या करूं? नहीं बोल सकती। डेलीगेट करना है कि काम दे दिया, लेकिन ओवरऑल अथॉरिटी, सॉरी, ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जवाबदेही किसकी रहेगी? हमेशा टीचर की ही रहेगी। तो कुछ सेंट्रलाइजेशन, डिग्री ऑफ कंट्रोल आपका हमेशा होना चाहिए एट दी हायर लेवल। हर चीज को डिसेंट्रलाइज करके मत चलो। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बताता है? स्केलर चेन आपको बताता है कि आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो एक फॉर्मेट के साथ होना चाहिए, एक फॉर्मल वे में होना चाहिए। यू नहीं है डायरेक्ट वर्कर जो है वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात कर रहा है। ये हमारे पास एक स्केलर चेन है। ये है मेरा पर्सन ए, ये है मेरा बी, देन सी, और ये है डी, ई, एफ एंड जी। अगर ए को कोई बात सी तक पहुंचानी है तो इसका एक क्लियर हायरार्की है कि ए पहले बी को बताएगा, बी जो है वो सी को बताएगा। तो इसी को बोला गया है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? एक क्लियर हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड ऑल्सो बॉटम टू टॉप। गॉट इट? वहीं पे अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है जिसमें ए को डायरेक्ट एफ से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो इस केस को हमने बोला है गैंग प्लैंक। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में ए डायरेक्टली एफ से कांटेक्ट करता है या बी डायरेक्टली जी से कांटेक्ट करता है, तो इस कम्युनिकेशन चैनल को हमने नाम दिया है गैंग प्लैंक। गॉट इट? उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर मीन्स हर टाइम राइट पीपल राइट जॉब पे राइट रिसोर्सेस के साथ होना चाहिए। हर चीज की एक प्लेस फिक्स होना चाहिए कि ये चीज हमारी यहीं पे मिलेगी। आपके पास बुक्स हैं, सभी के पास नोटबुक्स हैं, स्टेशनरी यूज करते हैं सभी स्टूडेंट्स, तो आपका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए कि मेरी सारी की सारी बुक्स इस अलमीरा में मिलेंगी। ये नहीं एक बुक टेबल पे पड़ी है, एक बुक बेड पे पड़ी है, एक बुक ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी है, नहीं। ये आपका सिस्टमेटिक तरीका नहीं है काम करने का। तो ऑर्डर का मतलब है हर एक चीज का एक फिक्स्ड और राइट प्लेस होना जरूरी है। देन है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट। रिम्यूनरेशन का मतलब तो था फेयर पेमेंट, कि जैसे काम किया है, अगर आपने 100 रुपए वाला काम किया है तो आप उस काम के 100 रुपए ही दोगे।
अगर आपने 200 रुपए के लेवल का काम किया है तो आप 200 रुपए ही दोगे, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। फेयर पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन इक्विटेबल पेमेंट, इक्विटी का मतलब है यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है एक एम्प्लॉय ने 100 रुपए का काम किया उसको 100 दे दिए और दूसरे एम्प्लॉय ने भी सेम वही काम किया उसको तुम 200 दे रहे हो। नहीं, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉट गॉट इट। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सोनल। जितने भी आपके वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उन सभी की आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उनके माइंड में एक ये मेंटल प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि क्या पता हमारी कल जॉब छूट जाए। नहीं, अगर आपको हायर करना है, रिक्रूट करना है तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के साथ करो उसको, ताकि उसको स्टेबिलिटी से एनकरेज, एक एनर्जी मिल सके, वो एनकरेज हो सके, एनकरेजमेंट और मोटिवेट होके वो एफिशिएंसी के साथ काम करे। उसके माइंड में प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि क्या पता मेरी जॉब छूट जाए या ऐसा कुछ भी। उसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि लाइक इनोवेशन के लिए एनकरेज करना। इनिशिएटिव मीन्स इनोवेशन के लिए एनकरेज करना। एनकरेज एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव, बूस्ट मॉरल एम्प्लॉय, कि आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन कर सको, उसके लिए एनकरेज करना वर्कर्स को भी और एम्प्लॉयज को भी। स्पाइट डी क्रॉप। स्पाइट डी क्रॉप का मतलब है टीम में वर्क करना, ग्रुप में वर्क करना, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना, यूनिटी के साथ वर्क करना, मिलजुल कर काम करना, नॉन एज स्पाइट डी क्रॉप। होप सो 14 की 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल आपको एक ही स्लाइड पे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेलर के प्रिंसिपल्स पे। FW टेलर ने दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एंड हेनरी फ्योल के थे कौन से, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। इस चीज को भी याद रखोगे। टेलर के प्रिंसिपल, टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो डेवलप हुई है सिर्फ उसी के ऊपर रिलाई करके मत चलो, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करो, कुछ न्यू ट्राई करो, ताकि हो सकता है, देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है आई 100% एग्री, ठीक है, लेकिन टाइम के हिसाब से हो सकता है आज वो ठीक नहीं है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब सिर्फ आपको ये बोलता है डोंट ऑलवेज रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मेथड, ट्राई सम न्यू एंड साइंटिफिक अप्रोच टू वर्क। गॉट इट। सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आपका फोकस करता है, फॉस्टर करता है कॉपरेशन के अंदर, मिलजुल के तालमेल बिठा के काम करना, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़िया हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो और हमारे रिसोर्सेस का बेस्ट यूज हो सके। गोट इट। उसके बाद है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलम। कोऑपरेशन इज लाइक कोऑपरेट करना, एक दूसरे से तालमेल मिला के काम करना। इसमें ओवरऑल आपको ये बताया गया है बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। ये नहीं है वर्कर अपनी अपनी ग्रोथ पे देखे जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी ग्रोथ पे देखे जा रही है, नहीं, दोनों की ग्रोथ साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट होती है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हर एक पर्सन की उसके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल जितना है वो निकालना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये बोला है हमारे टेलर ने। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे कुछ प्रिंसिपल्स के फीचर्स हैं। जो ये फीचर्स हैं ये जस्ट गाइडलाइन के तौर पे, सॉरी, प्रिंसिपल्स आपके जस्ट गाइडलाइन होते हैं, इस चीज को दोबारा ध्यान रखना। सारे प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं,
जी, बिल्कुल। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा, बिल्कुल होते हैं फ्लेक्सिबल। एनवायरनमेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर सकते हैं। ये जनरल गाइडलाइन है, कोई रिजिड रूल नहीं है। जी, बिल्कुल 100% एग्री। डायनेमिक नेचर में भी काम करते हैं। अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है तो उसमें भी ये काम करते हैं। रेड आप जस्ट इनको एक फ्लेक्सिबल अप्रोच देके काम करवा सकते हो। अब जरूरत क्या है, इन प्रिंसिपल की जरूरत क्या है, नेचर क्या है, सॉरी, इनकी जरूरत क्या, लाइक इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में, ये इम्पोर्टेंस है हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। एफिशिएंसी इज लाइक हमारे मिनिमम रिसोर्सेस के साथ मैक्सिमम रिजल्ट। इफेक्टिवनेस कंक्लूजन से रिलेटेड, कि कंक्लूजन दिया या नहीं। एफिशिएंसी मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट। अगर अभी भी किसी बच्चे को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डाउट है, पिछली वीडियो जाके जरूर से जरूर देख लेना, चैप्टर फर्स्ट में मैंने ये एक्सप्लेन किया है। एक्स्टेब्लिश करना एक क्लियर स्ट्रक्चर, बिल्कुल जी। प्रमोट करना हमारी स्टेबिलिटी को, जी बिल्कुल कह सकते हैं, ये जरूरी है। ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है, हर मैनेजर को इनको अप्लाई करके चलना चाहिए। ये स्टडी और एप्लीकेशन है बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे एन नंबर ऑफ वर्कर पे हमने ये स्टडी किया है, और फिर हमने इनको अप्लाई करके भी चेंज को नोटिस किया है कि प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से पहले वर्कर कैसे काम करते थे, ये अप्लाई करने के बाद वर्कर कैसे काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, एनहांस करती है हमारी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन की, और ये प्ले करती है क्रूशियल रोल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड मेंटेनिंग ए गुड एनवायरनमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया बीच में, दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप ये सब क्या है, ये सब है आपकी टेक्निक्स, किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की फर्स्ट टेक्निक है आपकी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप आपको क्या बोलती है, ये बोलती है हर एक वर्कर के ऊपर 8 पर्सन होने चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। दिस इज देयर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि जो प्लानिंग करने वाला पर्सन है, प्लानिंग इंचार्ज अलग होना चाहिए, वेयर एज प्रोडक्शन इंचार्ज जो है वो हमारा अलग होना चाहिए। ये इनका था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया प्लानिंग इंचार्ज के अंदर मेरे 4 पर्सन आएंगे, दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो सबको इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे कैसे हमें क्या क्या काम करना है। सेकंड इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क जो है वो आपको ये बताएगा कि किस रूट से, कौन से रास्ते से हमें ये काम करना है, कौन से मेथड को हमें यूज करना है। नेक्स्ट इज टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। टाइम एंड कोस्ट क्लर्क आपको ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर वर्क मेरा कितने टाइम में और कितने कॉस्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहीं पे फोर्थ पर्सन सभी का ध्यान रखेगा कि हर काम डिसिप्लिन में टाइम के साथ एफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म हो रहा हो। ये है मेरे प्लानिंग इंचार्ज के 4 इम्पोर्टेंट पर्सन। वहीं पे प्रोडक्शन इंचार्ज में भी मेरे पास 4 पर्सन ही आएंगे। प्रोडक्शन इंचार्ज में फर्स्ट है मेरा स्पीड बॉस, जो स्पीड देखेगा काम करने की कि कौन सा वर्क कितनी स्पीड से हो रहा है। सेकंड वन इज गैंग बॉस। थर्ड है आपका रिपेयर बॉस, अगर कोई मशीनरी में गड़बड़ है तो वो कैसे कितनी देर में रिपेयर हो जाएगी, कौन रिपेयर करवाएगा, मशीन का सारा रिपेयरिंग वर्क। फोर्थ वन इज इंस्पेक्टर, जो सबका ध्यान रखेगा सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। तो एक वर्कर को ये 8 पर्सन डायरेक्शन देंगे उनके काम करने के तरीके की, ताकि हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल सके। फंक्शनल फॉर्मेट फोकस करता है स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट पे। नेक्स्ट सेकंड टेक्निक है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि हर एक
काम का अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इससे लो स्टैंडर्ड पे हम वर्क नहीं करेंगे, और वर्क को जितना हो सके डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दो, सबकी अथॉरिटी दे दो कि ये वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपकी है, उसको सिंप्लीफाई कर दो ताकि सबको इजीली हर चीज समझ में आ जाए। कैसे कि मेथड कौन सा होगा, मेथड कौन सा यूज करेंगे, ये आपको बताएगा मेथड स्टडी। कितने टाइम में वो काम हो जाएगा वो बताएगा आपको टाइम स्टडी। मोशन स्टडी, अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करना अपने काम करने के तरीके से, वो बताएगा आपका मोशन स्टडी। क्या अननेसेसरी मोशन को रिमूव करना, अननेसेसरी मोशन को हटाना काम में से, उसको बोला जाता है मोशन स्टडी। फैटिगी स्टडी आपको ये बताता है कि अगर आपको थकावट होती है तो रेस्ट भी जरूरी है। लगातार आप काम करने जा रहे हो, इससे बेटर है कि आप थोड़ी देर तक काम करो और फिर रेस्ट ले लो और फिर से काम करना शुरू कर दो। इस फॉर्मेट में आपकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़िया निकलेगी रेदर देन कि थकावट के साथ आप काम करे जा रहे हो। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट पॉइंट आज के चैप्टर का, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये हमारा सेम उसी तरीके से है जैसा हमने फ्योल के हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में देखा था कि हर एक पर्सन का डिफरेंट वेज रेट होना चाहिए। जो जैसा काम करता है उसके वर्क के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन आके रेस्ट करता है पूरे दिन बैठे हुए, उसको आप 10,000 रुपए दे रहे हो, वहीं पे एक पर्सन पूरे दिन हार्ड वर्क करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, उससे भी आप 10,000 पे कर रहे हो। नहीं, जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा ही वेज दिया जाना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय के लिए वेज रेट उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे होना चाहिए। एंड फॉर दिस चैप्टर उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई और टॉपिक आपको डिस्कस करना है या किसी भी टाइप का कोई भी वर्क आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।